हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉनियंस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज आप देख रहे होंगे यहाँ दो लोग कैसे खड़े हुए हैं। तो आज हम कोई केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। थोड़ी बहुत देर में लेक्चर अपलोड होगा आपका केमिस्ट्री का, लेकिन आज कुछ जनरली बात करने जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, परम मित्र हैं, और आज हम बात करेंगे और ये सर बताएंगे आपको कि हम कैसे आईएएस का एग्जाम करें, आईपीएस का कैसे एग्जाम करें, आईएफएस का कैसे एग्जाम क्रैक करें। एक ऐसी जिंदगी जिसका हर कोई सपना देखता है, एक लग्जरी गाड़ी हो हमारे पास, बंगला हो हमारे पास और सब कुछ हो, यानी एक ऐसी जॉब जिसको पाने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाई जॉब मानी जाए, कि जिसके बाद कोई जॉब की किसी के अंदर लालसा ना हो। तो ऐसी जॉब के बारे में आज आपको हम बताएंगे। और हाँ, ये भी बताएंगे कि प्री कैसे क्वालिफाई करें और मेंस कैसे क्वालिफाई करें, और मेंस में क्या सब्जेक्ट चूज करें, और मेंस में क्या हम सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री भी अपनी चूज कर सकते हैं, क्या केमिस्ट्री के थ्रू भी आईएएस बन सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटजी आज हम बताएंगे। वैसे तो हर कोई हर तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठ जाता है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को, इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए होती है। एक टारगेट फोकस करके चलना होता है, इस टारगेट को लेकर के चलना होता है और उसी पर हम काम करें, तब कोई भी एग्जाम हमारा क्रैक होता है। तो आज वो ही आपको हमारे जो परम मित्र हैं जेपी यादव जी, जो 2 टाइम्स ऑफ प्री क्वालिफाई भी हैं और इनकी अभी प्रिपरेशन चल रही है। अभी हाल ही में इन्होंने क्वालिफाई किया था और पिछली बार भी क्वालिफाई किया था। तो ये आपको बताएंगे कि प्री कैसे क्वालिफाई किया जाएगा और मेंस में क्या सब्जेक्ट चूज करें। केमिस्ट्री भी ऑप्शन हो सकता है, तो केमिस्ट्री हमारी पढ़ ही रहे हैं, तो केमिस्ट्री से हम आईएएस कैसे बने, आईपीएस कैसे बने, आईएफएस कैसे बने। तो आज आइए जेपी सर, आपका स्वागत है। हमारे सभी जो दोस्त लोग देख रहे हैं आपको, और जो हमारे दर्शक लोग हैं और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से आपको जॉनियंस केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इन सभी को गाइड कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, जॉनियंस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं जेपी यादव आपको आज यूपीएससी पर स्पेशल पर चर्चा करूंगा। तो आप समझेंगे कि यूपीएससी हमको कैसे क्वालिफाई करना है। एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपको मैं वो आउटपुट दूंगा जो अन्य जगह से नहीं मिल सकता है। और हमारी बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हम सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इतना टाइम खिंच जाता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल 2-4 अटेम्प्ट दिए, लेकिन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो भूल होती है हम लोगों से। तो उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यूपीएससी कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, हमको कितना क्वेश्चन अचीव करना है, कितना क्वेश्चन सही करना है, कितना हमको जो नहीं आ रहा है उसमें भी हमको कैसे, देखिए, अपनी विचारधारा से और अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर करके उसको सही करना है। तो आज हम बताएंगे आपको। पहले हम सिलेबस के बारे में बताएंगे, फिर उसके एक एक सेगमेंट पे बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सेगमेंट हैं और क्या क्या किताबें हैं, कैसे क्या पढ़ना है, आपको सारी स्ट्रेटजी आज हम बताएंगे। तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम होता है 3 स्टेप में। पहला होता है, हम प्रीलिम्स पे बात करेंगे। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमको कुछ टारगेट सेगमेंट हैं, उन पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हो सकेगा तो आज, न कल, नेक्स्ट हम मेंस की सिलेबस लाएंगे। तो प्रीलिम्स को पहले देख लीजिए। प्रीलिम्स होता है आपका, इसमें क्वेश्चन होते हैं आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये फर्स्ट पेपर होता है, जीएस फर्स्ट। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 200 नंबर का। ठीक है। तो हमको पहला सेगमेंट देखना है। पहले टारगेट सेगमेंट पे बात करनी है। टारगेट सेगमेंट में पहला हमको देखना है
करंट अफेयर्स। दूसरा हमको देखना है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये दोनों ही टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी क्वालिफाइंग में इनका बहुत ही योगदान है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, मैं नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। थर्ड स्टेप पे हमको बात करनी है जियोग्राफी, और चौथा स्टेप है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर। यदि कल्चर को हिस्ट्री के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री है जो कल्चर से ही मैच खाती है, इसलिए हमको आसानी हो जाएगी। और ज़्यादातर हम एक दूसरे से जोड़ के पढ़ें तो इंटरेस्टेड भी महसूस होगा, बोरियत महसूस नहीं होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो हिस्ट्री प्लस कल्चर। पांचवा है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। छठवां सेगमेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। जो सातवां सेगमेंट है आपका वो है जनरल साइंस। तो इतना देख लिया आप लोगों ने, ये है प्री का सिलेबस। अब इतने से पे ही हम लोगों को चर्चा करनी है। तो पहले देखिए, पहले 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होता है। तो हमें करंट अफेयर्स पे देखना है। तो हमारा करंट अफेयर्स आता है 2017 में 30 से 32 क्वेश्चन आए, 2018 में भी 28 से 30 क्वेश्चन आए। और देखिए ऐसे ही एवरेज इसमें मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। और 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम क्यों ना इस पे फोकस करें जहां से हमको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ से हमको 30 क्वेश्चन मिलेगा, किसी ने कसम खा ली कि हाँ हम इसको छोड़ेंगे नहीं, करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो मान लीजिए 30 करते करते वो 28 पर भी पहुंच गया तो उसको लाभ होगा ना, शुद्ध लाभ होगा। तो आगे देखिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपके औसतन 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन इसमें सही कर ले गए तो 40 क्वेश्चन आपका बनता है। तो 40 क्वेश्चन बनता है और हमको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ओनली जनरल में मेरिट जाती है वो 58 क्वेश्चन के करीब जाती है। 58 क्वेश्चन के करीब जाती है जो जनरल में जाता है मेरिट, वो 58 क्वेश्चन के करीब जाती है। तो 58 क्वेश्चन में हमने 40 क्वेश्चन यहाँ सही कर लिए। तो देखिए अब आपका बचा ज्योग्राफी, इसमें भी आपके औसतन 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में मान लीजिए आप अच्छे से पढ़े हैं, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हैं तो आपने 10 ठीक कर लिया, 10 आपका सही है तो आपका हो गया 40 और 10 50 क्वेश्चन हो गया। बचा आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें आपका 10 नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बचा, इसमें भी आपका मान लीजिए 30, 15, 45, इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन आता है। और मान लीजिए पॉलिटी में आपका 7 से 8 क्वेश्चन और जनरल साइंस में भी 7 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आता है। औसतन मान लीजिए आप हिस्ट्री एंड कल्चर में 5 क्वेश्चन सही करके चले गए। और ऐसा तो है नहीं सारा कुछ सब कुछ आपको आता होगा, कोई भी विद्यार्थी ऐसा भी है कि जो जनरल साइंस से भी कचराता होगा, साइंस उसको बिल्कुल नहीं आती है। तो हमें देखना है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसमें से।
इसमें से आपको करंट इम्पोर्टेंट है, करंट पे आपको ध्यान देना है। करंट में आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और करंट में आपको पढ़ना क्या क्या है, सोर्सेज क्या हैं, तो मैं आपको बता, इस पर आप ध्यान रखना है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे मैं आपको करंट पर बताता हूँ, करंट में क्या पढ़ना है। देखिए, करंट में हमको पढ़ना है करंट अफेयर्स में हमको पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं, सलाह देते हैं कि द हिंदू पढ़ें, लेकिन द हिंदू हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, क्योंकि द हिंदू से इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि द हिंदू पढ़ेंगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश अच्छी उससे नहीं होती है, इंग्लिश अच्छी होती है जिसकी, मैं तो यहाँ तक सलाह दूंगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही द हिंदू पढ़े, ना तो वो समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा, आपके घंटे 2 घंटे बर्बाद होंगे। और कहते हैं, और भी हिंदी पेपर में तो हेडलाइंस होती ही नहीं है, और ज़्यादा फोकस आप इकोनॉमिक सर्वे पे न करके और जो प्लानिंग है पेपर में उस पर नहीं देते हैं। तो हिंदी मीडियम में यही दिक्कत है कि आप सोर्सेज ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे प्रेशर बन जाता है एग्ज़ाम टाइम पे। आप मान लीजिए जनवरी में आपका फॉर्म आया, आप फिलअप किए, उसके बाद आपको जून में एग्ज़ाम देना है, जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, आपके पास है मैक्सिमम 3 या 4 महीना, या जुलाई में होता है तो 5 महीना मिल जाएगा आपको, उसमें दिन भी बर्बाद होगा, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा, क्योंकि ज़िंदगी में सारा कुछ लोग पढ़ाई को इम्पोर्टेंस न देके ज़्यादा अन्य चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मान लीजिए आपको द हिंदू, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि करंट के लिए द हिंदू पढ़ें जो हिंदी मीडियम वाले हैं। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। और आपको इसके अलावा आपको थोड़े से समय में तैयार करना है तो आप कोई मैगजीन ले लीजिए, मंथली मैगजीन आता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट तमाम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करंट का कैप्सूल आता है, करंट क्विज है, टेट सीरीज करिए करंट की, उससे आपका जो क्वेश्चन इंक्रीजिंग है वो बढ़ जाएगा, इफिशियंसी है बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। तो डेली आपको करंट पे फोकस करना है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो नहीं है, यदि उनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो हिंदू पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप PIB है, योजना है और साइंस रिपोर्टर है, इन सब को आप पढ़ेंगे तो इनमें सब वही मिल जाएगा जो द हिंदू में है। और मैगजीन है एक, कुरुक्षेत्र भी आता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मिनिमम सोर्सेज में मैक्सिमम इनपुट हम आउटपुट निकालना है, तो ये रणनीति आपके लिए अच्छी रहेगी। मान लीजिए आप 27 से 28 क्वेश्चन करंट में कर गए, और करंट में करने के बाद आप आए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे, तो एनवायरनमेंट पे आपने 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए 28 और 8 36 क्वेश्चन हो गया। और कोई भी 56, 57, 60 क्वेश्चन फ्रेशर नहीं कर पाता है कि हाँ हम फ्रेश करके आए हैं। मान लीजिए या तो पक्का झूठ बोल रहा है या उसको कुछ आता नहीं है, ये गारंटी की बात है, मैं दावा करता हूँ कोई भी 57, 60 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। 100 में से आप देख लीजिए, बात करनी है टारगेट क्वेश्चन की। तो हम टारगेट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपका मान लीजिए 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आप सही कर ले जाते हैं,
लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो 28 कर सकता है। जो ज़्यादा ही फोकस करता है, मैक्सिमम टाइम करंट अफेयर्स को देता है, वही कर सकता है। उसके बाद हम मान लीजिए जियोग्राफी में हम कर ले जाते हैं 5 से 7 क्वेश्चन हम जियोग्राफी में कर ले जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर आप उतना नहीं पढ़े हैं जितना पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े हैं, तो उसमें भी आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। पाँच क्वेश्चन आप उसमें सही कर ले जाते हैं। उसके बाद बचा आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आप 5 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ेंगे जब तक। इंडिया, और आप जब तक प्लानिंग नहीं पढ़ेंगे क्या क्या योजना है सरकार की, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इकोनॉमी क्या है। और इकोनॉमी तो एकदम करंट से जुड़ा हुआ है। जब आप इसमें प्लानिंग मिलेगी, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उसको करंट से जोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छा महसूस होगा। मान लीजिए आप करंट पढ़ रहे हैं, करंट के साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए यदि हिस्ट्री पढ़ना है आपको, तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी 6 to 12 एक साल में यदि आप कंप्लीट कर सकते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आगे देखिए आप, आगे हमारा रह गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया पॉलिटी, उसमें सभी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नेंस, ठीक। तो इसमें मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप 5 इसमें खींच ले जाते हैं और 5 ही इसमें। बचा आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस आपसे बिल्कुल नहीं आता है, और एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं पेपर में, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ पता ही नहीं है। 10 ही नहीं, आप 60 के कोई 47 क्वेश्चन छू सकता है। उसके बाद उसको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में, तो वहाँ पे चलता है तुक्का। और तुक्का शब्द हास्यास्पद है, लेकिन इसके बारे में बहुत साइंटिफिक रीजन है। आप मान लीजिए जो नेगेटिव मार्किंग है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है यूपीएससी में। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, देखिए 1/3 का है। मान लीजिए आप 1 2 3 4 क्वेश्चन में एक सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और आपका 3 गलत है, 1 सही है 4 क्वेश्चन में, तो आपका इसका मान लीजिए 2 का 1/3 अंक कट जाएगा। मान लीजिए 2/3 आपका कटेगा, तो इसका क्या बनता है 0.66 के लगभग अंक कटेगा। यदि आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चन में 1 सही किया और 3 गलत किए, तो आप वहीं के बराबर रहेंगे। यह इसकी स्ट्रेटजी है। और आप आगे मान लीजिए 20 क्वेश्चन करते हैं, तो अब मैं बात करता हूं तुक्का की। तो तुक्का मान लीजिए
तुक्का उक्का कुछ नहीं है, ये हमारे इंट्यूशन होने चाहिए। इंट्यूशन कितने स्ट्रांग हैं, और जो सब कॉन्शियस मेमोरी है कभी कभी वो भी अटैच कर जाती है कॉन्शियस मेमोरी से। जो सवाल बार बार देखते हैं हम तो उसमें ऑप्शन ध्यान आता है कि यही हो सकता है। और मान लीजिए एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, तो मान लीजिए एक के बारे में आपको पता है कि ये तो नहीं हो सकता है, और 1 2 3 इनमें से आपको कुछ नहीं पता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/3 की। ठीक है, आपने मान लीजिए 12 क्वेश्चन किए तो आपका 4 क्वेश्चन सही हुआ, नंबर कितना मिला आपको? 8 नंबर मिलेगा। और 8 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका लगभग 5 या 5 से एवं 5 पॉइंट कुछ कटेगा। तो आप मान लीजिए 3 से 4 के बीच में ये नेट प्रॉफिट रहेगा आपको एग्जाम में, ये शुद्ध लाभ है। तो कोई भी तुक्का तो सभी लगाते हैं, लेकिन तुक्का कितना सटीक हो सकता है। और कुछ लोग कहते भी हैं यार मेरा गलत हो गया, तेरा तो तुक्का भी सही हो जाता है। तो वहाँ इंट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए। इंट्यूशन हमारे कैसे हैं और हम कैसे इसको सही करें, और उसके लिए आपको तुक्का के लिए भी आपको मान लीजिए आपको जब आपको मान लीजिए अगले साल एग्ज़ाम देना है तो जून से ही आप तैयारी शुरू करते हैं, तो दिसंबर जाते जाते आपको दिसंबर में आपको फर्स्ट काम करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज से हमारा बहुत फ़ायदा होता है। टेस्ट सीरीज में हमको क्या देखने को मिलता है कि हम खुद का आकलन कर लेते हैं, हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना सही जा रहा है हमारा, कितना गलत जा रहा है। हमको ये फोकस नहीं करना है कि हम इतना ही कर पा रहे हैं और अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन करें, तो ये वहाँ पे बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो हमारी रियल एग्ज़ाम नहीं है। आप दिसंबर से तैयार करेंगे, 1 महीने 2 महीने में आप सीरीज ज्वाइन करेंगे तो सीरीज में आपको लाभ मिलेगा। कंटिन्यूस आप पढ़ के जाएंगे करेंगे तो थोड़ा इंक्रीजिंग होगा। और मनोबल बढ़ाने के लिए लोग पूछते भी हैं कि आपका कितना सही हुआ सीरीज में, तो आपको बता देना है कि मेरा तो 90 सही है, भले ही 2-3 बार का हो, लेकिन उस पर दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको काम करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, शेड्यूल अपना होना चाहिए। शेड्यूल जो होता है वो खुद का होना चाहिए। शेड्यूल कोई दूसरा क्रिएट करे तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपना शेड्यूल फॉलो कर पाएंगे ना कि दूसरे का। अब कोई तो रात भर पढ़ता है, 4 बजे सोता है, तो 12 बजे न जगेगा, भले ही वो निशाचर बना हुआ है, लेकिन 12 बजे तो जगेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो रात भर पढ़ रहा है, तो उसका अपना शेड्यूल है। और आप दिन भर पढ़ते हैं, रात भर सोते हैं, तो वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, आगे मैं मेंस पर अगले नेक्स्ट चर्चा करूंगा। तो ये मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आगे भी आपको मेंस में मैं केमिस्ट्री की भूमिका आपको बताऊंगा, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल प्रीलिम्स में तो थोड़ा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मेंस में इसका वास्तविक इम्पोर्टेंट है। जो प्रीलिम्स तो मान लीजिए हमारा क्वालिफाइंग, मतलब प्रीलिम्स हम एक तरह का एंट्रेंस है, उसके बाद जो परीक्षा होती है वो मेंस है। मेंस आपका 1750 नंबर का होता है, उसमें से 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। 500 नंबर में से ऑप्शनल में आप 300 से 400 के बीच में हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटी की बात है। यदि आप प्रीलिम्स सही से पढ़े हैं तो मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। 1000 नंबर का जीएस होता है, 4 पेपर होते हैं, तो उसमें आप प्रीलिम्स में भी जीएस पढ़ के जाते हैं तो जीएस आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना है ऑप्शनल पे। और ऑप्शनल हम आप यदि
प्रीलिम्स के बाद पढ़ते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि केवल 3 महीना मिलता है हमको। 3 महीने में हम ऑप्शनल तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए सूरज सर के साथ जुड़े रहें, और यहाँ पर मैं भी लेक्चर देता रहूँगा, कुछ समय यहाँ रहूँगा, उसके बाद तो मैं चला जाऊँगा। ये लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा मैं आया तो इन्होंने फ़ोन किया 2-4 दिन पहले, तो मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने कहा कि मैं ये सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बड़ा सराहनीय कदम है, आप बेझिझक इसको शुरू करिए और मैं भी इसमें आपका पूरा मदद करूँगा। तो जानिए, आप हमको मेंस पर भी फोकस करना है प्रीलिम्स के साथ साथ, और स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए, ना कि आप ज़्यादा बाज़ार में मतलब किताबें हैं, किताबों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमको सीमित संसाधन में और अपना काम कर लेना है, न कि देखिए स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं। एक तो निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं, तो उनको इतना एफोर्ड करने का वो नहीं हो पाता है कि हाँ आज ये किताब लेके फेंक दी तो कल ये किताब लेके फेंक दी। वो सब बड़े लोगों के काम है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, यदि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, प्रीलिम्स क्रैक करना है, क्रैक करने का मतलब है आप इंटरव्यू तक पहुँचना है, तो आप यही स्ट्रेटजी अपनाइए। और एक अच्छी सी बात यह है कि यूपीएससी देने के लिए फॉर्म फिलअप होता है, मान लीजिए 10-11 लाख के करीब, मान लीजिए 500-600 वैकेंसी है, तो उसका 2.5 से 3 गुना केवल इंटरव्यू में लेता है, और 12 से 15 गुना मतलब जो वो लेता है मेंस में आपका जो वैकेंसी है उसका। उसके बाद वो मेरिट बनाता है। तो मेरिट का हिसाब ये है कि मान लीजिए उसको जनरल में 7,000 बच्चे चाहिए, तो ऊपर से लेता है, हाईएस्ट स्कोर से जो 7,000 में बच्चा होगा वहीं रोक देगा। तो मेरिट ऐसे बनती है, और फाइनल मेरिट तो मेंस के बाद ही लगती है, इंटरव्यू के बाद। तो इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है। इंटरव्यू में यदि बोर्ड अच्छा बैठा है और बुनियादी सवाल पूछ रहा है तो ठीक है, उसको मतलब या जिद्दी टाइप का है कि मुझे इसको नहीं बनने देना है, तो ये पूछेगा कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है, ये ना पूछ के पूछेगा मेरे मामा का नाम क्या है, तो बड़ा ही मुश्किल होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा अपना भी पर्सनालिटी डेवलप करते रहना है। तो मैथ्स में केमिस्ट्री की भूमिका सूरज सर जुड़े ही हुए हैं, तो इनसे आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करते रहिए। और आगे हम एक प्रोग्राम और चलाने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का मेंस में क्वेश्चन आता है, जो ऑप्शनल केमिस्ट्री जो लोग रखना चाहेंगे, तो उसके लिए जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है हम यहीं पे कराएंगे, और आंसर राइटिंग भी उसका आपको कराया जाएगा। तो मैं आज यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आगे आपको नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें मैं आपको मेंस के बारे में परिचर्चा करूंगा, मेंस का सिलेबस बताऊंगा क्या है क्या नहीं, और उसकी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आपको तैयार करना है।